कार्यक्रम है, हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए अभिभावकों से आग्रह है कि भी मंच पर आएँ, हमारी कुछ माताएं भी मंच पर आएँ और हम लोग को हर दिन विद्यालय के कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। आज आपका दिन है, आप संपादित करें, आप प्रज्वलित करें। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चों के माता पिता और आपके लिए आपके बच्चे हमारे दीपक हैं, वे दीप का प्रकाश फैलाएं, उनका प्रकाश बढ़ता जाए। इसी आकांक्षा के साथ दीप प्रज्वलन का संपन्न होता है। मैं आग्रह करता हूँ पर आते हैं कि सफलता का मूल मंत्र कैसे विद्यालय स्तर पर यह लेकर चलते हैं कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे बच्चों पर काम कर पाएंगे, कैसे बच्चों के साथ हम हंसते खेलते कुछ सीख पाएंगे, कुछ सिखा पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले सोचने का मौका मिलता है, इसमें मूल्यों और उनके जीवन में अनुशासन पर हम कैसे ध्यान दे पाएंगे। जहां बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी ईमानदारी की बात होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों को हम उनको कैसे सौंप पाएंगे, अनुशासन और निरंतरता का महत्व वे कैसे समझ पाएंगे। बच्चों की दृष्टि में अपने कुशल व्यवहार से हम उनके आदर्श कैसे बन पाएंगे। स्वयं को उनके बीच उनका आदर्श बनाकर उपस्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हम अभिभावकों के लिए, हम शिक्षकों के लिए। और बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए कितना मौलिक कर्तव्य बनता है। इन चीजों पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित हो रहे हैं हमारे काका जी और बच्चों के साथ जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र पर लंबे समय से काम करते हुए विद्यालय की पृष्ठभूमि पर और हम लोगों के जीवन को संवारने में, बच्चों के संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने में उन्होंने जिस रूप में अपना समय दिया है उनका विचार आप सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। इस समय में उपस्थित हमारे अभिभावक आज स्वागत करता हूँ। यहाँ जो बातें की जा रही है कोई नई बात नहीं की जा रही है। हमारे बच्चों में आज जिन तत्वों का अभाव होता चला जा रहा है उस पर हमें विचार करें। जो अभाव क्यों हो रहा है। संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य मृत्यु विलोक से विनः चत्वारि कस्य कौरयन्ते आयुर्विद्या सुगमः। जो अभिवादनशील है और जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है उनके 4 प्रकार से उनका विकास होता है। आयु, विद्या, यशो, धर्म। आयु बढ़ती है, विद्या में वृद्धि होती है
यश में वृद्धि होती है और फल में वृद्धि होती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बच्चे प्रतिदिन सोकर उठकर अगर माता पिता और बड़ों को का अभिवादन नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, तो अभिवादनशीलता घटेगी। हम बच्चों को नहीं कहते कि हमें प्रणाम करो। प्रणाम बच्चों से माता पिता के लिए करवाना बुरा नहीं है। बच्चा जब झुकता है तो उसके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। बच्चों के भीतर अहंकार की भावना कम होती है, इसलिए बच्चों को भी आदत विकसित करने की जरूरत है कि सुबह सोकर उठो, घर में जितने बड़े हैं सबों का आपको प्रणाम करे बच्चा, उनके पैर पर सर रखकर। तब छोटी छोटी बातों से बच्चों में विकास होता चला जाता है। सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था बिहारों में, और वहां संसार के सभी धर्म के लोग थे। तो अध्यक्ष को प्रणाम किया जाए एक ही पद्धति, अलग अलग धर्म में प्रणाम करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग देश में प्रणाम करने का तरीका अलग अलग है। तो सबों ने अपने प्रणाम करने की तरीका की व्याख्या की। तो हम लोगों के यहाँ जो प्रणाम करने का तरीका है, आप झुकते हैं, सर झुकाते हैं, इसकी व्याख्या की गई और कहा गया कि आप हमारे जो हाथ है ये शक्ति के प्रति अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि और अपने पूरे पराक्रम के साथ मैं अपने को समर्पित करता हूँ आपके सामने। तो जो बच्चा माता पिता उसके लिए भगवान है, क्या बच्चों को समझाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ही उनके गुरु हैं। आप माता पिता पहले गुरु हैं, इसलिए माँ पापा को प्रणाम करने के लिए प्रेरित करें, पापा माँ को प्रणाम करने के लिए प्रेरित करें। क्या आवश्यक है? अभिवादनशील होंगे बच्चे, उनका अधिक विकास होगा। दूसरा, बच्चों से आजकल के बच्चे होमवर्क पूरा करते हैं और होमवर्क पूरा हो गया पानी खत्म हो गए। नहीं, आज के बच्चे जोर जोर से बोलकर पाठ नहीं पढ़ते हैं, बोल कथाएं नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस से बाहर किताब पढ़ने से मना नहीं। तो शिक्षा कहानियां हैं, वे बच्चों को जरूर पढ़वाएं। हमारे पुराने जो लेखक कवि हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में या समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उसके बारे में, जाति धर्म के भेदभाव को दूर करने के लिए जो कहानियां लिखी हैं, वे कहानियां बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम लोग तो विद्यालय में प्रेरित करते ही हैं, विद्यालय बहुत सारे अभिभावक समझते हैं कि नहीं इसमें समय की बर्बादी होती है। नहीं, बच्चों को मन लगेगा कहानी पढ़ने में तो अध्ययनशीलता बढ़ेगी, और वही पढ़ी हुई अध्ययनशीलता विषय वस्तु भी पढ़वाएगी उनसे। गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगी वही अध्ययनशीलता। इसलिए किसी तरह बच्चे को अध्ययनशील बनाना। पहला मैंने कहा कि अभिवादनशील बनाना है, दूसरा अध्ययनशील बनाना। बच्चा अध्ययन करे, होमवर्क पूरा कर लिया, बच्चे को कभी कहे, सयाने बच्चों को भी कि भाई फलाना पाठ जरा पढ़कर सुनाओ। तुम्हारी किताब में कोई कहानी है तो जरा उस कहानी को बिना किताब देखे हमको सुनाओ। कोई कविता तुम्हारी किताब की है तो जरा कविता याद है तुमको तो गाकर हमको सुनाओ। कोई गाना तुमको याद है तो गाकर सुनाओ। ऐसा अगर बच्चों के साथ थोड़ा समय देकर हम करते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों की प्रशंसा जरूर करें, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ उनकी कमियां भी बताएं। सिर्फ कमी अगर बताएंगे तो बच्चे हतोत्साहित होंगे। बच्चों की विशेषताओं को खोजने की जरूरत है। हर बच्चा एक तरह का नहीं हो सकता। आज हम प्राय दूसरे बच्चों से बच्चे की तुलना करते हैं, फलाना का बच्चा ऐसा तो मेरा क्यों नहीं। हर बच्चा अलग अलग ढंग का है। ईश्वर का खुदा का अलग अलग रूप है बच्चा हमारा।
किसी काम के लिए कौन आया, कोई किसी काम के लिए आया। किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी का कोई विषय अच्छा है, किसी का कोई विषय अच्छा है। तो बच्चे में जो गुण है उसी को विकसित करने का प्रयास हम करें तो दूसरे गुणों का विकास होगा। लेकिन उसमें जो मौलिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसको दबाकर दूसरे गुणों का विकास नहीं हो सकता। इसका ध्यान हमें रखना है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की रुचि का ध्यान रखें हम। जैसे चावल से ही माँ भात बनाती है, खिचड़ी बनाती है, बिरयानी बनाती है, पुलाव बनाती है। बच्चे को जो रुचता है वह माँ बनाकर खिलाती है। हम शिक्षक भी विषय वस्तु को अलग अलग बच्चों को किस तरह समझाएं या सोचते हैं उस तरह से समझाते हैं। उसी तरह माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे के भीतर जो गुण है, जो विशेषता है, उसको पहचाने। हम दूसरे से उसकी तुलना नहीं करें। हर बच्चा अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। उसके साथ चलकर हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसको रोककर उसको हम नहीं बदल सकते। नदी की तेज धारा को रोक नहीं सकते हम, उसको विभिन्न टुकड़ों में बांटकर हम रोक लेंगे, कमजोर कर। लेकिन पूरी धारा को रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। तो बच्चे की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने का प्रयास अगर हम करेंगे हम असफल होंगे। बच्चे की प्रवृत्ति को पहचाने, बच्चे के गुण को जाने, बच्चे के स्वभाव को जाने और उस स्वभाव में रंग भरने का प्रयास करें। उसको कैसे सकारात्मक बनाएं हम, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और बच्चों में जब एक गुण का विकास होता है और दूसरे गुण स्वतः उसके पास आते चले जाते हैं। गुण का क्या महत्व है बच्चा समझने लगे। जैसे इबादतशीलता, दूसरों की आज्ञा का पालन करना। बच्चे शिकायत से कि न करें, उसके लिए हमें भी बचना होगा इससे। अगर हम बच्चों के साथ बैठकर दूसरों की शिकायत करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं। हमारा विचार दूसरे से नहीं मिलेगा, संभव है, लेकिन उस पर समय बर्बाद करना, बच्चों के सामने किसी की शिकायत करना, इसका बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है और नैतिक मूल्य का ह्रास होता है। वहां नैतिकता चोरी करना ही सिर्फ नहीं है। इसलिए बच्चों में का नैतिक विकास हो, इसके लिए बच्चों को कहानियां सुनाई जाएं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई धर्म हो, हम कुरान को बच्चे जानते हैं, कुरान पढ़ते नहीं। गीता रामायण को बच्चे जानते हैं, पढ़ते नहीं। उसकी ओर बच्चों का ध्यान हम आकृष्ट करें। उसको कैसे बच्चों की पढ़ाई से हम जोड़ें, या हमें सोचना पड़ेगा, या काम हमें करना पड़ेगा। समुदाय के बीच, धर्म के बीच, जाति के बीच भेदभाव बच्चा शांति से समझने सीख लेता है, हमसे सीखता है, आपसे सीखता है। लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार अगर एकजुटता का होगा, एक दूसरे को सम्मान देने का होगा, बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नैतिक मूल्यों के विकास के लिए हमें ध्यान देना होगा कि बच्चे हमारे इबादतशील हो, बच्चे हमारे नैतिक मूल्यों को पहचाने, बच्चों में जो गुण है उसकी प्रशंसा हम करें, उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। और एक गुण अगर विकसित होगा तो दूसरे गुण स्वतः विकसित होते चले जाएंगे। और एक अवगुण अगर बच्चे में विकसित होगा तो अवगुणों का विकास होता चला जाएगा। इसलिए बच्चे के गुणों को पहचानना हमारी प्राथमिकता होगी। आजकल बड़ी समस्या हो गई है सोशल मीडिया का उपयोग, मोबाइल का उपयोग। हमारे शहर में बच्चे मोबाइल से होमवर्क पूरा करके ले आते हैं, उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती। बच्चों को मोबाइल का लिमिटेड प्रयोग करें, जहां जरूरत है उतना ही प्रयोग करें, हमें देखना हो, उसके लिए थोड़ा समय हमें निकालना हो, क्योंकि भटकाव की बड़ी संभावना उसमें रहती है। बच्चों को जोड़ना होगा, बच्चों से जुड़ना होगा, समाज से जोड़कर रखना होगा बच्चों को। हमारा किसी से मतभेद हो सकता है, हमारे बच्चों का मतभेद ना हो। हमारी किसी से परंपरागत दुश्मनी है, उस दुश्मनी का भाव बच्चों में न आए, इसका ध्यान रखना है। हो सकता है कि बच्चा एक नया इतिहास सीखे। बच्चे किशोरावस्था के बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन होता है उनके शरीर में। नए नए हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू होता है,
जाती है, वे दिन भेद को समझने लगते हैं, वैसे समय में बच्चों से घनिष्ठता आवश्यक है, बच्चों से संवाद आवश्यक है, बच्चों से खुलकर हमारी बातें हो, बच्चे हमारी अपनी हंसों के ना हमको बताए। ऐसा अगर समझ माना बच्चों से है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि आपकी जो समस्या अपने बच्चे को लेकर है, चाहे कितनी भी व्यक्तिगत हो, हमें भी बताएं, हम आपका सहयोग करेंगे। हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि बच्चे को पथ से विचलित करके विकास के पथ से अलग करके, भले ही कहीं से उसको पूरा 100 में 100 नंबर नहीं आए, हिंदी में आएगा, अंग्रेजी में आएगा, इतिहास में आएगा, कोई बच्चा किसी विषय में अच्छा होगा, कोई बच्चा किसी विषय में अच्छा होगा। बच्चे में जो गुण है उसी गुण को हम आप दोनों मिलकर विकसित करें, अन्य गुण बच्चों में आते चले जाएंगे। बच्चों का नैतिक विकास हो, इसके लिए हमें देखना होगा हमें कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि किशोर वय में बच्चे थोड़े चिंतन होते हैं, हमारी समस्या कहीं और होती है और तुरंत हम बच्चों पर डाल देते हैं उसका। बच्चों को इससे बचाना हो, वहीं से बच्चों का रास्ता बदलता चला जाता है। बच्चे उनकी संवेदना में एक नई बात आ जाती है कि हमारी कोई गलती नहीं कि पापा ने हमें क्यों डांटी, मम्मी ने हमें क्यों डांटी। हम प्यार से वही बात बताएं, समझाएं, बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, बच्चों की दुनिया बड़ी होती चली जा रही है। उस बड़ी दुनिया में हमें अपनी जगह बनानी है बच्चों के बीच, और उसके लिए बच्चों से संवाद स्थापित करना होगा, बच्चों से बातचीत करनी होगी। बच्चों की कोई भी समस्या को गलत ढंग से हमें नहीं देखना होगा। मनुष्य में जितनी बातें होती है, जो कुछ भी होता है, समय खास एक ही काम एक समय पर बुरा है, दूसरे समय वही काम अच्छा हो जाता है। या बच्चों को हमें बताना पड़ेगा, और यह संवाद तभी स्थापित हो सकेगा जब घनिष्ठता उनसे हमारी बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी हमारे साथ मिलकर आपकी कोई भी समस्या अगर होती है बच्चों की, हमसे शेयर करें, थोड़ा समय दें, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हम आपको सलाह देंगे, आप हमें सलाह देंगे, हमें जो करना है बच्चों के साथ वह करेंगे, आपको जो करना है करेंगे, लेकिन दोनों के बीच तालमेल होगा। आपको पता होगा कि हम किस दिशा में बच्चों को चलने के लिए कह रहे हैं, हमें पता होगा कि आप किस दिशा में चलने के लिए कह रहे हैं। इसलिए हमारा आपका संवाद आवश्यक है, सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, अन्य दिनों भी आप आइए, हमारे काम में जो कमी है हमें बताइए, आपको और क्या करना चाहिए हम बताएं, और हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो बच्चे का भविष्य सुनिश्चित होगा, बच्चा आगे बढ़ेगा, सिर्फ सही रास्ते पर रहेगा, मनुष्य बनेगा, आगे बढ़ेगा। आपने ध्यान से हमें सुना और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा संवाद जारी रहेगा, आगे हमारी बातचीत बढ़ेगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी कहा है वह एक अलग ही क्षमता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम है। आपने बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों के विकास में उनके गुणों को पहचानने का जो रास्ता बताया, नैतिक विकास हेतु कहानी की पुस्तकों को पढ़ने का जो विचार दिया, बच्चों की संवेदना को समझने के लिए अभिभावकों को और हम शिक्षकों को जो सूझबूझ आपने दी, बच्चों की प्रवृत्तियों को पहचानना हमारा मूल कर्तव्य है। यह बहुत बड़ा बिंदु है और इस रास्ते से हम चलकर अपने इस उत्सव को और सफल बना सकते हैं और अपने विचारों को और सफल कर सकते हैं, बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यह बिंदु जो अगला बिंदु है, बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करें, बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करें, दबाव न डालें, अन्य छात्रों से तुलना करने से बचें। इन बिंदुओं पर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं मंच पर धीरज श्रीवास्तव जी। धीरज श्रीवास्तव जी, आपका विषय है कि छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना हम कैसे करें, बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। अपने बच्चे को स्मार्टफोन से आप बचाएं, उसको
स्मार्टफोन ना दें। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको दिक्कत है तो आप उससे अकेले जाके बात कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, अपने बच्चे को आज से स्मार्टफोन देना बंद कर दें। उसके बदले कैसे आप क्या कर सकते हैं, वो मुझसे आप आगे बात करके बताऊंगा आपको। दूसरी बात, अपने बच्चे का 100% अटेंडेंस ये आप तय कीजिए। जब जब स्कूल खुला है, आपका बच्चा विद्यालय में होना चाहिए 100% अटेंडेंस। और तीसरा, कक्षा 8वीं तक बच्चे को होम ट्यूशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उससे घाटा क्या होता है कि बच्चा यहाँ भी पढ़ता है अच्छे से और घर जाने के बाद भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है एक टीचर आएंगे, वो सारा होमवर्क करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, स्वाध्याय नहीं करता है, और स्वाध्याय नहीं करने के कारण धीरे धीरे सोचने की क्षमता उसकी जो है वो घटती है। तो ये 3 बातें आप कृपया ध्यान रखेंगे, और जिनके पास भी कोई सुझाव, कोई सलाह है, आप इस मंच पर आकर के लिखवा सकते हैं। जिनको मुझसे कोई आकर के डिस्कस करना है, बात करनी है, वो आ सकते हैं। अदरवाइज जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, उसी क्लास में आपको आपके बच्चे का रिजल्ट मिलेगा।